नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अपन पशु चिकित्सा विज्ञान के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। आज अपन नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। तो आज अपन यूरिनरी सिस्टम के जो अफेक्शंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा। तो ये जो ट्रैक है इस ट्रैक को बोला जाता है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक एंड यूरिनरी सिस्टम। तो दोस्तों इस ट्रैक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को, उन विकारों को अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनके जो विकार हैं उनको लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इनसे संबंधित पहला विकार है एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया का मतलब क्या होता है कि मूत्र के अंदर एल्बुमिन का आना। अब एल्बुमिन एक ब्लड प्रोटीन है दोस्तों। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, जैसा कि आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो ब्लड के अंदर 2:1 होता है दोस्तों। अब वो एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसकी साइज ज़्यादा है। वो सामान्यतः जो रुमन की ग्लोमेरुलस होता है उससे फिल्टर नहीं हो पाता। लेकिन जब ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन होती है उस दौरान पोडोसाइट्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पे जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो छेद बड़े हो जाते हैं। छेद बड़े हो जाने के कारण एल्बुमिन जो है वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर हो जाता है तो किस में आता है, ब्लड में आता है। तो देखिए दोस्तों ये एल्बुमिन कब आया। एल्बुमिन तब आया जब ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में सूजन होती है। ग्लोमेरुलस में सूजन होगी तब क्या आएगा, एल्बुमिन यूरिन में आएगा। और एल्बुमिन का यूरिन में आना, मूत्र में आना क्या कहलाता है, एल्बुमिन यूरिया। तो एक चीज अपन देखेंगे दोस्तों, ये जो यूरिया वर्ड है, यूरिया 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 यूरिया, ये यूरिया वर्ड लिया जाता है मूत्र से। यूरिन को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है दोस्तों, ये यूरिन को या मूत्र को डिनोट करता है। जिस भी टर्म के आगे यूरिया लगा हुआ है आप समझ जाइएगा कि ये किससे संबंधित बात कर रहा है, ये यूरिन से संबंधित बात कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब क्या होता है, ब्लड का या आरबीसी का, या तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर क्या होगा, ब्लड, ये दोनों में से कोई सी भी चीज इंटैक्ट आरबीसी या इंटैक्ट ब्लड ब्लीडिंग ही हो रही है पेशाब के साथ, तो उसको बोला जाता है हिमेचूरिया। ये कब होता है दोस्तों, ये तब होता है जब यूरिनरी ट्रैक में कोई घाव होता है। कब होता है, जब यूरिनरी ट्रैक में कोई घाव होता है। क्या होता है, घाव। जब घाव होता है तो उस जगह से ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग यूरिन के साथ आती है। अब इसका पता कैसे चलाते हैं, तो दोस्तों जब पशु यूरिन कर रहा होता है उस दौरान उसके यूरिन को हथेली पर लेकर के कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए उसको हथेली पे रखते हैं। उसके बाद यूरिन को ढोल देते हैं। ढोल देने का मतलब यूरिन को गिरा देते हैं। और गिराने के बाद अपनी हथेली चेक करते हैं, तो हथेली के ऊपर अगर रेड 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 डॉट से दिखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या आ रही हैं, आरबीसी आ रही हैं, या क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। अगर उस दौरान हमारे हथेली पर कोई रेड रेड डॉट नहीं बनता लेकिन यूरिन का कलर बिल्कुल रेड है, तो उस दौरान हम ये डिनोट करते हैं कि ये क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है। तो हीमोग्लोबिन आ रहा है या आरबीसी आ रही है, इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों। तो हम सामान्यतः टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है। यूरिन को हथेली पर लेना है, जब पशु यूरिन कर रहा होता है उस दौरान उस यूरिन को हथेली पे लेना है अपनी पे, 1 मिनट तक रखना है। उसके बाद यूरिन को गिरा देना है और हथेली चेक करनी है। हथेली के ऊपर अगर रेड 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 डॉट दिखते हैं या लाल 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 धब्बे दिखते हैं, इसका मतलब तो आरबीसी आ रही है। और अगर कुछ भी नहीं दिखता है और मूत्र का रंग लाल है तो अपन कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं है, ये हीमोग्लोबिन यूरिया है, हीमेचूरिया नहीं है। इजंट इट दोस्तों, अगर लाल धब्बे दिखेंगे इसका मतलब आरबीसी आ रही है, सेल्स आ रही हैं, वो सेल्स चिपक जाएंगी। सेल चिपक जाएंगी इसका मतलब हीमेचूरिया है। और अगर सेल्स नहीं चिपक रही, हथेली एकदम क्लियर है, इसका मतलब वो क्या है, हीमोग्लोबिन यूरिया है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना। क्या,
हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना। अब हम इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया हथेली पे यूरिन को लेकर के। अगर यूरिन यूरिन को गिराने के बाद हथेली के ऊपर बिल्कुल रेड 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 डॉट दिखते हैं तो इसका मतलब है ये आरबीसी है या ब्लड है। अगर रेड रेड डॉट नहीं दिखते हैं इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन है जो घुला हुआ था यूरिन में और वो यूरिन के साथ ही गिर गया। इजंट इट दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हुई, इन दोनों के अंदर ही मूत्र का रंग लाल दिखेगा दोस्तों। दोनों के अंदर ही मूत्र का रंग कैसा दिखेगा, मूत्र का रंग लाल ही दिखेगा, दोनों कंडीशन में लाल ही दिखेगा। परंतु अगर वो लालपन हथेली के ऊपर दिखता है, चिपक जाती हैं, अगर रेड 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 डॉट हथेली के ऊपर दिखते हैं जब अपन यूरिन को हथेली के ऊपर लेंगे, तो ये डिनोट करता है कि क्या ये आरबीसी है या ब्लड आ रहा है। और ये कब आएगा, जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं कोई घाव हुआ हो, वहां पर कोई ब्लीडिंग हो रही हो, उस दौरान क्या होगा कि आरबीसी या ब्लड उस जगह से निकलेगा, हेमोरेज होगा। अब दूसरा है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया कब होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया तब होगा जब आरबीसी फट जाए, आरबीसी क्या हो जाए, फट जाए, या आरबीसी का क्या हो, हीमोलाइसिस हो। आरबीसी फट जाए क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। जब आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी तभी हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, वो ब्लड के अंदर जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आता है तो ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने के अंदर क्या होता है, रक्त जो है बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि हार्ट उसे पंप नहीं कर पाता। इसलिए हमारा शरीर जितना जल्दी हो सके हीमोग्लोबिन को ब्लड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब तक हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है तब तक विस्कोसिटी नहीं बढ़ती। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी की मेम्ब्रेन को फाड़ करके बाहर ब्लड में आ जाता है, उस दौरान क्या होता है कि जैसे ये तो ब्लड ब्लड कैपिलरी है, ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, आरबीसी फट गई, अब हीमोग्लोबिन यहाँ आ गया, फ्री फॉर्म में है। तो जब हीमोग्लोबिन यहाँ पर फ्री फॉर्म में है तो उस दौरान क्या होगा, ये इतना ज्यादा विस्कस हो जाएगा, इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि ब्लड आगे ट्रेवल नहीं करेगा। इसलिए इस हीमोग्लोबिन को ब्लड से बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर क्या कोशिश करता है, उसको किडनी की तरफ भेजता है, और या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है लीवर के अंदर जाकर के, वो हिम और ग्लोबिन में टूट जाता है, जो अपने एनीमिया में पड़ा था। हिम फिर आगे टूटता है आयरन और फोरफायरिन में। तो ये तो हो गया ब्रेक डाउन की बात। दूसरी बात, अगर किडनी के अंदर जा रहा है तो हमारा शरीर दूसरी कोशिश ये करता है, एक तो इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो तो होगा ब्रेक डाउन। दूसरा, कोशिश करेगा किडनी को, मैसेजिंग करेगा कि किडनी जितनी जल्दी हो सके इस हीमोग्लोबिन को पेशाब में निकाल दे, ताकि ब्लड जो है वो गाढ़ा ना हो। ब्लड को गाढ़ा होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको यूरिन में निकालना पड़ता है। तो अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन यूरिया बोलेंगे। ये कब होगा, जब आरबीसी ब्रस्ट होंगी। किस कंडीशन में, जब आरबीसी ब्रस्ट हो सकती हैं, जब फास्फोरस की कमी हो, पीपीएच हो, या ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो, जैसे बेबेसियोसिस, थैलेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस। तो ये जो बीमारियां होती हैं इनके अंदर, या प्लाज्मोडियम मलेरिया जो बीमारी होती है उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेजेस होते हैं, जो साइजोन्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो ब्लड की आरबीसी को खाते हैं, अर्थात आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको खाते हैं, प्रोटीन को खाते हैं। और प्रोटीन को जब वो खाते हैं तो आरबीसी डैमेज होती है, आरबीसी डैमेज होती है तो बचा हुआ प्रोटीन जो है वो ब्लड में आता है। और ब्लड से हीमोग्लोबिन को रिमूव करने के दो ही मेथड हैं, एक तो हीमोग्लोबिन को लीवर के अंदर तोड़ दिया जाए ताकि दोबारा आरबीसी बनाने के अंदर वो कच्चा माल जो है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बन निर्मित होने वाला कच्चा माल जो है वो वापस नई आरबीसी बनाने में यूज हो सके। और दूसरा कि इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है वो अत्यधिक गाढ़ा हो सकता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ सकती है। इसलिए हमारा शरीर कोशिश करता है जितना जल्दी हो सके इस फ्री फॉर्म के हीमोग्लोबिन को किडनी के द्वारा बाहर मूत्र में निकाल दिया जाए। अब इस दौरान क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिन में आता है, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है, आरबीसी का फटना है। और हिमेचुरिया का कारण क्या बताया मैंने, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई घाव हो जाए, उससे ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस दौरान क्या होगा, हिमेचुरिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, मायोग्लोबिन यूरिया, या इसे बोलते हैं एजोटूरिया। मायोग्लोबिन यूरिया का मतलब क्या है, जैसे जिस भी चीज के आगे यूरिया लगे इसका मतलब वो चीज किस में आ रही है, यूरिन में आ रही है, अर्थात मायोग्लोबिन का यूरिन के अंदर आना। अब इसके पर से रीजन क्या होता है दोस्तों,
अब, ये जनरली देखने को मिलता है घोड़ों के अंदर। किन के अंदर देखने को मिलता है जनरली? घोड़ों के अंदर, हॉर्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको मंडे मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। जब संडे को हॉर्स को रेस्ट दिया जाता है और मंडे को हॉर्स को दौड़ाया जाता है, या एक्सेसिव ग्रेन फीडिंग करवा के दौड़ाया जाता है, बहुत ज्यादा दाना खिला दिया जाता है और फिर दौड़ाया जाता है, तो उस दौरान घोड़े के अंदर क्या होता है, जो मायोग्लोबिन होता है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और वो मायोग्लोबिन जो है वो ब्लड में आता है, और ब्लड के द्वारा उसको मूत्र में निकाला जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं वैसे ही मायोग्लोबिन भी टूटता है। अब मायोग्लोबिन अगर ब्लड में रहा तो ये भी क्या है, एक प्रोटीन है, और इसकी वजह से भी विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो हमारा शरीर वही मैकेनिज्म फॉलो करता है, या तो इसको ब्रेक डाउन करेगा, या तो इसको ग्लोबुलिन प्रोटीन को अलग करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा, या फिर क्या करेगा, इस मायोग्लोबिन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूत्र में निकालने की कोशिश करेगा। अगर ये मूत्र में आएगा तो उस कंडीशन को क्या, मायोग्लोबिन यूरिया या एजोटूरिया। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? घोड़ों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब, पाई वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? पस के लिए या मवाद के लिए। अगर पेशाब के अंदर मवाद आ रही है तो उसे बोलते हैं पाईयूरिया। ये कब हो सकता है? जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। कब होता है? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ये कब देखने को मिलेगा? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। जैसे बैक्टीरिया जनरली यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कोराइनी बैक्टीरियम रिनेल। कोराइनी बैक्टीरियम रिनेल देखने को मिलता है। कोराइनी बैक्टीरियम रिनेल, ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली यूरिनरी ट्रैक के अंदर सामान्यतः पाया जाता है, परंतु जब हमारी जब अत्यधिक मात्रा में इसकी संख्या बढ़ जाती है और हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, उस दौरान इसकी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर गंदगी रहती है और वो गंदगी अंदर ट्रैक में ट्रेवल कर जाती है, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो है वो मूत्र मार्ग से किडनी की तरफ रन करने लग जाता है, तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, पाईयूरिया देखने को मिलता है या पस देखने को मिलती है। या फिर ये किसकी बिगड़ी हुई अवस्था हो सकती है? यूरिनरी ट्रैक में जो घाव हुआ था, उस घाव पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस दौरान उस घाव से पस निर्माण शुरू हो जाता है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे पस बनती है, और वो पस फिर किस में आती है? पेशाब में आती है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पाईयूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाईयूरिया बोलते हैं। तो पाई वर्ड जो है ये किससे लिया जाता है? पस से या मवाद के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्रिस्टल यूरिया। अब बात आ रही है क्रिस्टल की। जब हम खनिज लवण खाते हैं तो कुछ भारी खनिज लवण होते हैं जो यूरिन की पीएच चेंज होने के कारण दूसरे लवणों के साथ क्रिया कर करके एक अघुलनशील क्रिस्टल बनाते हैं। वो अघुलनशील क्रिस्टल जो है वो यूरिन के अंदर आता है, क्योंकि वो क्रिस्टल जो है वो कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है। अब हमारा शरीर जितनी जल्दी हो सके कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ों को बाहर निकाला जाए। जब वो, अगर उसके रणे छोटे होते हैं या कण छोटे होते हैं तो वो इजीली निकल जाते हैं यूरिन के साथ। लेकिन अगर शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, शरीर के अंदर पानी की अत्यधिक कमी होती है, तो उस दौरान फ्लश आउट नहीं हो पाता, या वो कण जो है वो मूत्र के साथ नहीं निकल पाते, और वो एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो बड़े क्रिस्टलों में बदल जाते हैं। और जब वो बड़े क्रिस्टलों में बदल जाते हैं तो यूरिनरी कैलिकुलाई होती है, या मूत्र मार्ग में पथरी देखने को मिलती है दोस्तों। तो जो पथरी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, अगर वही कण मूत्र में आते हैं तो उसे बोला जाता है दोस्तों क्या? क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? खनिजों के छोटे छोटे कणों के लिए। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? खनिज के कण, खनिज लवणों के कण। खनिज लवणों के जो कण होते हैं दोस्तों, वो जो खनिज लवणों के कण अगर किसके अंदर आ रहे हैं? यूरिन में आ रहे हैं, या जो क्रिस्टल्स हैं वो यूरिन में आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्रिस्टल यूरिया। अब दूसरी चीज ये है, मैंने आपको बताया पीएच चेंज होने के कारण। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच के अंदर जब अपन सल्फा ड्रग देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? सल्फा ड्रग। सल्फोनेमाइड जो ड्रग होती है, या सल्फाडिमिडिन ट्राइमेथोप्रीम जो ड्रग होती है वो देते हैं, और शरीर के अंदर अगर निर्जलीकरण है, पहले से ही पानी की कमी है,
दूसरा, अगर ब्लड की पीएच एसिडिक हो रखी है तो उस दौरान सल्फा ड्रग जो है वो क्या निर्माण करती है, क्रिस्टल्स का निर्माण करती है, और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यूरिन के साथ आते हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्रिस्टल यूरिया। या तो खनिज लवणों के कण आए, या फिर कोई अपन ने कोई दवाई दी है, वो उस दवाई की एडवर्स रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से क्रिस्टल निर्माण हुआ है, तो अगर वो यूरिन के अंदर आ रही है तो उसे बोलेंगे अपन क्रिस्टल यूरिया। अब सल्फोनेमाइड ड्रग जो होती है जब अपन देते हैं तो अपन फ्लूइड थेरेपी, पशु को अबंडेंट फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, अर्थात उसके शरीर के अंदर निर्जलीकरण को दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर निर्जलीकरण रहेगा तो सल्फोनेमाइड दे रहे हैं तो क्रिस्टल यूरिया होगा। इसके लिए पहली चीज तो थेरेपी देते हैं, साथ में ये ना हो इसके लिए क्या देते हैं दोस्तों, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, अर्थात फ्लूइड चढ़ाया जाता है। दूसरा, रक्त की पीएच को एसिडिक रखा जाता, बेसिक रखा जाता है। एसिडिक पीएच अगर होगी तो क्रिस्टल निर्माण होगा, इसीलिए साथ साथ में इंजेक्शन लगाया जाता है सोडा बाइकार्ब, NaHCO3 का इंजेक्शन लगाया जाता है। NaHCO3 की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, एक बेस है। अगर रक्त की पीएच जो है वो अम्लीय हो रखी है तो ये उसे क्षारीय में बदल देगा। जब पीएच क्षारीय हो जाएगी तो सल्फोनेमाइड जो है वो क्रिस्टल निर्माण नहीं करेगी। तो ये इसका इलाज है। जब सल्फोनेमाइड ड्रग देते हैं, अगर क्रिस्टल यूरिया हो रखा होता है तो अपने को क्या देना होता है, एक तो फ्लूइड थेरेपी देनी होती है। फ्लूइड थेरेपी क्या काम करती है दोस्तों, फ्लूइड थेरेपी डिहाइड्रेशन को दूर करती है, क्योंकि पानी की कमी होगी तो क्रिस्टल बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो क्रिस्टल बड़े क्रिस्टलों में बदल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब देते हैं, ये क्यों देते हैं, क्योंकि सल्फोनेमाइड अगर एसिडिक पीएच होती है, किसकी, ब्लड की, ब्लड अगर एसिडिक है तो सल्फोनेमाइड क्या करती है, क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो अपन इस पीएच को क्या कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं, सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन लगा करके कर सकते हैं दोस्तों। उससे क्या होगी, पीएच बेसिक हो जाएगी। अगर पीएच बेसिक हो जाएगी तो क्रिस्टल निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीजों के लिए, जैसे ग्लूकोज के लिए। यदि ग्लूकोज ब्लड मूत्र के अंदर आ रहा है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज के लिए। यदि ग्लूकोज मूत्र के अंदर आ रहा है, अब ये कब होता है, जब दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाता है तो हमारा शरीर एक चीज को फॉलो करता है, अति सर्वत्र वर्जित है, अर्थात हमारा शरीर कोई भी चीज एक्सेस नहीं रखता, वो उस चीज को जितना जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर कोई चीज शरीर में एक्सेस हो जाती है तो वो टॉक्सिक होती है, उसकी वजह से शरीर डैमेज होता है। अति सर्वत्र वर्जित है, अर्थात किसी चीज की हमारे शरीर में अति होगी तो वो एक जहर की तरह काम करेगी। जहर की ये परिभाषा होती है, एवरीथिंग इज अबो देन लिमिट इज टॉक्सिन और पॉइजन, अर्थात कोई भी चीज एक लिमिट से अगर अधिक है तो वो एक जहर के समान है। अर्थात ग्लूकोज भी है अगर ब्लड के अंदर, वैसे तो ये एनर्जेटिक सब्सटेंस है, हमें चाहिए, परंतु इसकी अति नहीं चाहिए, अर्थात अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो ये सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। और ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स है, अगर ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज रहता है तो उस दौरान क्या होता है, बैक्टीरियल लोड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या बैक्टीरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आना या बैक्टीरिया की ग्रोथ होना हो सकती है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारा शरीर कोशिश करता है जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो अधिक ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को जितना जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकाले। तो इसलिए वो क्या करता है, वो उस ग्लूकोज को यूरिन में निकालना शुरू कर देता है। और जब अपन यूरिन करते हैं तो उस दौरान यूरिन पे चींटियां लगती हैं, वो इस चीज को सोचते हैं कि क्या हो रखा है, ग्लूकोज जो है वो किस में आ रहा है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज जो है वो मूत्र में आ रहा है। अब जब ग्लूकोज मूत्र में आ रहा है तो उसे बोलते हैं अपन मधुमेह की बीमारी, अर्थात डायबिटीज मेलाइटस। एम का मतलब होता है मीठा। तो जब मीठा अगर मूत्र जो है वो मीठा है, मीठा क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज मीठा होता है। शर्करा जो है वो कैसी होती है, मीठी होती है, इसीलिए उसमें चींटियां लगती हैं। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस, अब डायबिटीज इंसिपिटस और डायबिटीज मेलाइटस में अंतर कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिटस का मतलब होता है कि मूत्र जो है उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई। जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र कैसा हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, किसमें, इंसिपिडस में। और डायबिटीज मेलाइटिस में एम का मतलब क्या होता है, मीठा, एम मतलब मीठा।
मीठा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीठा क्या होता है? ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या चीनी होती है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट आ रहा है या ग्लूकोज आ रहा है, इसीलिए चींटियां लग रही हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह यानी कि मधुमेह की बीमारी के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? ग्लूकोज देखने को मिलता है। किस में? यूरिन में। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज किस में आना? यूरिन में आना। ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज का मूत्र में आना। तो अपन ने बात की अभी तक एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन का अगर यूरिन में आना तो उसे बोलेंगे एल्बुमिन यूरिया। हिमेचूरिया, आरबीसी का या ब्लड का ब्लड का यूरिन में आना। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना। मायोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है मायोग्लोबिन का यूरिन में आना। पाई यूरिया का मतलब होता है पस का यूरिन में आना। क्रिस्टल यूरिया का मतलब होता है क्रिस्टल्स का यूरिन में आना। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज का यूरिन में आना। किन किन वजह से होता है एल्बुमिन यूरिया होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर जहां मूत्र क्षमता है उस जगह पे ही अगर सूजन हो रखी हो तो उस वजह से जो छलनी होती है उसके जो छेद होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने के कारण एल्बुमिन उनके अंदर आ जाता है। सामान्यतः एल्बुमिन उन छेदों को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उन छेदों का साइज जो है वो छोटा होता है, एल्बुमिन का साइज बड़ा होता है। लेकिन जब ग्लोमेरुलस में सूजन होती है, जब उस छलनी में सूजन होती है जहां पर मूत्र क्षमता है, तब वो उसके छेद जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और इजीली एल्बुमिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है? जब ग्लोमेरुलस में सूजन हो। हिमेचुरिया कब होगा? जब ट्रेक में कहीं कोई घाव हो रखा हो, यूरिनरी ट्रेक में कोई घाव हो रखा हो। हीमोग्लोबिन यूरिया कब होगा? जब आरबीसी फूट जाए और हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाए। उस हीमोग्लोबिन को मूत्र में आएगा तब उसे हीमोग्लोबिन यूरिया बोला जाता है। मायोग्लोबिन यूरिया कब होगा? जब मायोग्लोबिन आएगा किसके अंदर? यूरिन के अंदर। क्रिस्टल यूरिया कब होगा? जब रक्त की पीएच चेंज हो या फिर क्या हो दोस्तों? पानी की शरीर में कमी हो। दो चीजें होंगी जब, या तो क्या हो? क्रिस्टल यूरिया फॉर्मेशन कब होता है दोस्तों? जब या तो ब्लड की पीएच में चेंज आए या फिर क्या हो दोस्तों? डिहाइड्रेशन हो या फिर डिहाइड्रेशन हो। दो कंडीशंस के अंदर क्रिस्टल बनते हैं, या तो पीएच चेंज हो या डिहाइड्रेशन हो। तो उसी दौरान जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बड़े कणों में बदल जाते हैं। तो उसी दौरान क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। इस वो क्रिस्टल जब ब्लड के अंदर फॉर्मेशन होते हैं और ब्लड से अगर वो क्रिस्टल जो है वो किडनी के अंदर आते हैं और किडनी से मूत्र में आते हैं, तो मूत्र में आने को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिस्टल यूरिया बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया कब होगा? मधुमेह बीमारी में ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इस बीमारी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने के कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जाता है। ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता। ब्लड से ग्लूकोज अगर सेल्स में जाता रहता तो उस दौरान क्या होता? ब्लड के अंदर ग्लूकोज घटता रहता। लेकिन इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ब्लड में से पकड़ के सेल्स को देता है। अब जब इंसुलिन ही नहीं है तो वो ट्रांसफर हो नहीं पाता ग्लूकोज का, और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता रहता है। और हमारा शरीर कोई भी चीज एक्सेस रखता नहीं है, उस चीज को जितना जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारा शरीर उसको एक नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, शरीर की आंतरिक स्थिति को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करता है। तो उस दौरान ग्लूकोज जो है वो किस में आता है? यूरिन में आता है, और उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया क्या होता है दोस्तों? कीटोन बॉडीज जो बनती हैं वो कीटोन बॉडीज जब यूरिन में आनी शुरू हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं कीटोन यूरिया। तो किस में देखने को मिलेगा? जब कीटोन बॉडीज किस में आने जाएं? यूरिन में आने लग जाएं तो उसे बोलेंगे कीटोन यूरिया। अब कीटोन यूरिया कब होता है दोस्तों? जब ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है, जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की कमी होती है, तो उस दौरान हाइपोग्लाइसेमिया होता है और हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी। उस दौरान शरीर क्या करता है? एक्सेस फैट या चर्बी, उस चर्बी का इनकम्प्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? एसिड्स बनते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। उसी प्रकार कीटोन बॉडीज बनती हैं। एसिटिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से डिफरेंट काइंड की कीटोन बॉडीज बनती हैं, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इनको बोला जाता है कीटोन बॉडीज। एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इन तीनों को बोला जाता है कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज का स्तर जब ब्लड में बढ़ जाता है
तो उसे बोलते हैं कीटोनेमिया। कीटोन बॉडीज का स्तर ब्लड में बढ़ना कीटोनेमिया, और कीटोन बॉडीज का स्तर यूरिन में बढ़ना उसे बोलते हैं कीटोन यूरिया। यानी कि कीटोन यूरिया का मतलब क्या है दोस्तों, कीटोन बॉडी जो है वो किस में आ रही हैं, वो आ रही हैं दोस्तों। तो ये कब देखने को मिलता है अपने को, कीटोसिस की बीमारी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, कीटोसिस की बीमारी में देखने को मिलता है दोस्तों, कीटोसिस की बीमारी में देखने को मिलता है। और कीटोसिस कब होता है, जब शरीर के अंदर किसकी कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है। किसकी कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है। ग्लूकोज की जब कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है, कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। किससे होता है, चर्बी से होता है। चर्बी या फैट, हमारे शरीर में संग्रहित जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। और वो कीटोन बॉडीज ब्लड में बढ़ती रह जाती हैं, और हमारा शरीर किसी भी एक्सेस चीज को अपने पास नहीं रखता, क्योंकि हर वो चीज जो आवश्यकता से अधिक होती है शरीर में, वो एक जहर के समान कार्य करती है। इसलिए हमारा शरीर किसी भी चीज की अति को रखता ही नहीं है, वो उसे जितना जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इनको बाहर निकालने की, क्योंकि कीटोन बॉडीज किस में जा रही है, ब्लड में, और ब्लड जाता है किडनी में, तो इसीलिए किडनी के द्वारा उसे बाहर निकाला जा सकता है जितना जल्दी हो सके। क्योंकि किडनी क्या काम करती है दोस्तों, किडनी यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। खराब खराब चीजें किडनी जो है वो मूत्र में त्याग देती है, और जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उन्हें पुनः अवशोषित कर लेती है। अगर वो पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉब्लम शो होती है, उस चीज की डेफिशिएंसी शो होती है, उस चीज की कमी शो होती है शरीर में। तो यदि ग्लूकोज अधिक मात्रा में अगर ब्लड यूरिन में जाए तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, अगर कीटोन बॉडीज जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्रिएटिनिन यूरिया। क्रिएटिन यूरिया अर्थात क्रिएटिनिन जो प्रोटीन होती है, ये एक वेस्ट प्रोटीन होती है। ये वेस्ट प्रोटीन जो है, ये अगर ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है तो हमारा शरीर इस प्रोटीन को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये सामान्यतः किसमें देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटिस या मधुमेह की बिगड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। मधुमेह की बिगड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलता है, मधुमेह की बिगड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस की बिगड़ी हुई अवस्था में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, क्रिएटिनिन यूरिया देखने को मिलता है। क्रिएटिनिन क्या है, एक एक वेस्ट प्रोटीन है, एक अपशिष्ट प्रोटीन है, जिसका स्तर अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो ब्लड जाएगा किडनी में, और किडनी से ये प्रोटीन एक्सक्रीट होगी, किडनी से कहाँ, यूरिन में। तो उस दौरान अगर यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन देखने को मिल रही है तो उसे बोलेंगे क्रिएटिनिन यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एन यूरिया। एन, एन का वर्ड होता है एब्सेंस। ए और एन ये वर्ड यूज करते हैं, एपनोइया। एपनोइया का मतलब सांस नहीं चलना। एन यूरिया, एन यूरिया का मतलब होता है यूरिन ही नहीं है, क्योंकि यूरिया वर्ड यूरिन से लिया जाता है। एन का मतलब नहीं, एब्सेंट, अर्थात क्या है, मूत्र निर्माण ही नहीं हो रहा या पेशाब नहीं आ रहा। मूत्र निर्माण ही नहीं हो रहा इसलिए पेशाब आएगा ही नहीं, अर्थात पेशाब आना बंद हो गया। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एन यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एन यूरिया की कंडीशन किस में देखने को मिल सकती है। एन यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों यूरिनरी कैलिकुलाई के केस में। किस में देखने को मिलती है, जब यूरिनरी कैलिकुलाई हो, क्या हो, यूरिनरी कैलिकुलाई, या क्या हो, पथरी। मूत्र मार्ग में यदि पथरी है तो उस दौरान क्या होता है, मूत्र त्याग बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं एन यूरिया। अब दोस्तों डिस यूरिया, डिस वर्ड जो है ये किसको शो करता है, दर्द को या बेचैनी को। यूरिया का मतलब यूरिन। तो जब पेशाब करते समय दर्द हो या मूत्र विसर्जन करने में कोई दिक्कत हो तो उसको बोलते हैं डिस यूरिया। क्या बोलते हैं, डिस यूरिया बोलते हैं दोस्तों। ये कब हो सकता है दोस्तों, जब यूरिनरी कैलिकुलाई का केस हो तो उस दौरान ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि मूत्र का जो मार्ग है वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रोक लेते हैं, क्योंकि उससे ऑब्स्ट्रक्शन कोज होता है। वो क्रिस्टल्स जो हैं वो मूत्र मार्ग के अंदर जाकर के फिट हो जाते हैं और यूरिन का फ्लो रुक जाता है। यूरिन का फ्लो रुक जाने के कारण या फिर उसमें कम जगह होने के कारण, नलकी के अंदर कम जगह होने के कारण मूत्र जो है वो आता तो प्रेशर से परंतु निकल नहीं पाता।
निकल नहीं पाता तो उस जगह पे मूत्र मार्ग में प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। उस वजह से क्या होता है, दर्द होता है, बहुत अधिक पेन फील होता है पेशाब करते समय। इसी पेन को क्या बोलते हैं, डिस यूरिया बोलते हैं दोस्तों। तो डिस यूरिया का मतलब क्या होगा, दर्द है, किसमें, पेशाब की वजह से दर्द हो रहा है। तो पेशाब करते समय दर्द होता है, उसे बोलते हैं डिस यूरिया। ये कब देखने को मिलता है, यूरिनरी कैलिकुलाई के केस में देखने को मिलता है, जब मूत्र मार्ग में पथरी होती है उस दौरान देखने को मिलता है। इस दौरान क्या होता है दोस्तों, बूंद बूंद करके जो है यूरिन टपकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनकॉन्टिनेंस अर्थात कंटिन्यूअस कोई चीज निकल रही है उसका रुक जाना, किसी की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाना। जैसे पेशाब लगातार आता रहे तो बढ़िया है, लेकिन अगर पेशाब रुक गया या पेशाब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, बूंद बूंद करके गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, बूंद बूंद कर करके अगर पेशाब आ रहा है तो उसे बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस, अर्थात उस मार्ग में कोई ना कोई दिक्कत है। ये कब देखने को मिलेगी दोस्तों, ये भी यूरिनरी कैलिकुलाई के केस में देखने को मिलेगी, जब कैलिकुलाई मूत्र की जो नली होती है उसके अंदर जम जाती है, उस वजह से जगह इतनी नहीं मिल पाती कि जितना यूरिन निकलना चाहिए उतना निकल पाए। तो उस जगह की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, पेशाब जो है वो बूंद बूंद करके गिरता है। वो इंगित करता है कि मूत्र मार्ग में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों बूंद बूंद करके यूरिन गिरना क्या शो करता है, इनकॉन्टिनेंस को शो करता है। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मूत्र की पीएच मूत्र की सामान्य पीएच की बात हो रही है यहाँ पे। मूत्र की सामान्य पीएच कितनी होती है, सामान्य। तो दोस्तों इसके लिए अपन बात करें तो दोस्तों जो रूमिनेंट्स होते हैं, केटल, बफेलो, सीप और गोट, या जो शाकाहारी पशु होते हैं जो घास खाते हैं, उन पशुओं के अंदर मूत्र की पीएच जो है वो 7.5 से 8.5 देखने को मिलती है, यानी कि 7.5 टू 8.5 देखने को मिलती है। इसके अलावा जो घोड़ा जो है, घोड़ा कीजिए काठ का, तो काठ का मतलब आप सब याद रखना, हमेशा काठ से याद रखना 8। घोड़ा कीजिए काठ का, तो ये घोड़ा कीजिए काठ का, अब ये काठ से याद रखना 8। तो ये क्या है, 8 यूरिन की पीएच है दोस्तों। तो इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं कि घोड़े के अंदर यूरिन की पीएच कितनी होती है, 8 होती है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, जद पहुंचे जैसाण। तो ये आप जब जीके पढ़ते हैं तो उस दौरान आता है दोस्तों, जैसलमेर का दुर्ग पढ़ते हैं तब, तो उसी से याद रख लेना। घोड़ा कीजिए काठ का, काठ मतलब 8, 8 मतलब यूरिन की पीएच कितनी, 8 है, किसके अंदर, घोड़े के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डॉग और कैट के अंदर जो मांसाहारी जीव होते हैं, अर्थात जो मांस खाते हैं, मांसाहारी जीवों के अंदर यूरिन की पीएच जो होती है दोस्तों 6 से 7 के मध्य होती है। 6 से 7 के मध्य अर्थात 7 से कम। 7 से कम जो भी चीज होती है वो एसिड में काउंट होती है, और 7 से ऊपर की जो भी चीज होती है वो क्षार में काउंट होती है। अर्थात जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जो पशु घास खाते हैं दोस्तों, उन पशुओं के अंदर मूत्र की पीएच क्षारीय देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है दोस्तों, क्षारीय देखने को मिलती है। कैसी, क्षारीय देखने को मिलती है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी कैसी देखने को मिलती है, अम्लीय देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है, अम्लीय पीएच देखने को मिलती है यूरिन की पीएच। अब ये सामान्य यूरिन की पीएच है। अगर जब इस पीएच से अगर कम पीएच हो रही है, यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये 5 या 4 या 3 या 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रखा है। और अगर ये पीएच इस नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रही है, अर्थात 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जा रही है, इसका मतलब क्या है, एल्कलोसिस हो रखा है दोस्तों, अर्थात पीएच में चेंज है। वो पीएच में चेंज कब हुआ, जब ब्लड की पीएच में चेंज होगा तभी यूरिन की पीएच में चेंज होगा। क्योंकि जो ब्लड की अंदर अधिकता होती है किसी चीज की, ब्लड से वो अधिकता किस में जाती है, पेशाब में जाती है। तो दोस्तों वही किस चीज को इंडिकेट करती है, ब्लड के अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ है पीएच के अंदर, इसी वजह से यूरिन के अंदर कोई ना कोई चेंज होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पिग के अंदर यानी कि सुअर जो होता है दोस्तों, सुअर के अंदर क्या देखने को मिलती है दोस्तों, सुअर के अंदर जो पीएच है वो खाने पे निर्भर करती है, अर्थात डाइट पे निर्भर करती है, आहार पर। किस पर निर्भर करती है, आहार पर निर्भर करती है, दैनिक आहार पर निर्भर करती है। डाइट का मतलब होता है दैनिक, आहार पर निर्भर करती है। अर्थात अगर आहार के अंदर प्रोटीन ज्यादा है
तो प्रोटीन की वजह से क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन के अंदर होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बनती है अमोनिया, अमोनिया से बनती है यूरिया, और यूरिया से बनता है दोस्तों यूरिक एसिड। क्या बनता है, यूरिक एसिड। इसी वजह, एसिड की वजह से ये हो जाती है अम्लीय। तो दोस्तों प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बनती है अमोनिया। हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है, उन सभी सेल्स के अंदर क्या बनता है दोस्तों, अमोनिया बनती है। अमोनिया जो है वो फिर ब्लड के द्वारा अमोनियम आयन के रूप में, अमोनिया किसके किसके रूप में आती है, अमोनियम आयन के रूप में आती है, अमोनियम आयन के रूप में कहा जाती है दोस्तों, लीवर में, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलता है या यूरिया चक्कर चलता है। यूरिया चक्कर के द्वारा ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर करके यूरिया बनाती है, और वो यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो यूरिक एसिड जो मूत्र में आता है, उसकी वजह से मूत्र की पीएच कैसी हो जाती है, एसिडिक, एसिड से एसिडिक, ऐसे याद रख लेना। तो जब प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से यूरिया बनेगा, यूरिया से यूरिक एसिड बनेगा, यूरिक एसिड वजह से कैसी हो जाएगी, पीएच एसिडिक, अर्थात 6 से 7 के मध्य हो जाएगी दोस्तों। और अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है तो कार्बोहाइड्रेट के की वजह से क्या बनते हैं, ये यूरिक एसिड कम निर्माण होता है, यूरिक एसिड का निर्माण कम हो जाता है तो पीएच कैसी हो जाती है, एल्केलाइन हो जाती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो पीएच क्षारीय मिलेगी, और जैसे कि घास, और अगर प्रोटीन खाएंगे तो उस दौरान कैसी मिलेगी, एसिडिक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मूत्र के रंग की। कैसे पता करेंगे मूत्र का रंग सामान्य है या मूत्र के अंदर कोई ना कोई, मूत्र का रंग देख के अपन किस बीमारी का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज लाइट येलो, यानी कि हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग मूत्र का सामान्यतः कैसा मिलता है, हल्का पीला रंग सामान्यतः मूत्र का देखने को मिलता है। मूत्र का रंग गहरा पीला है तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बन रहा है। ये किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। जब ब्लड के अंदर किसका स्तर बढ़ जाता है, बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ जाता है, और वो ब्लड से जाता है यूरिन में, उस वजह से यूरिन का कलर भी गहरा हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है। और गहरा पीला किस में देखने को मिलेगा, जॉइंडिस में या पीलिया में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पीला, गहरा पीला रंग किस में देखने को मिला, पीलिया में। अब लाल रंग, रेड कलर का रंग किस में देखने को मिलेगा, या तो हीमोग्लोबिन यूरिया से, या फिनोथाइजिन थेरेपी से, या हीमेचूरिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, हीमेचूरिया में। जब मैंने आपको बताया अगर पशु लाल रंग का यूरिन कर रहा है तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि हीमोग्लोबिन यूरिया है या यूरिया है, तो अपन उस यूरिन को हथेली पे लेंगे, हथेली पे लेकर 1 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद यूरिन को गिरा देंगे, और उसके बाद अपनी हथेली देखेंगे। यदि हथेली के ऊपर लाल 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 डॉट्स दिखते हैं, इसका मतलब तो क्या है, हीमेचूरिया, अर्थात क्या आ रही हैं, आरबीसी या ब्लड आ रहा है। यूरिन में क्या आ रहा है, आरबीसी या ब्लड आ रहा है। अगर हथेली पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसका मतलब क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है। और सामान्यतः कभी कभी ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिन दवाइयों का रंग ही कैसा होता है, लाल होता है, तो उस वजह से भी वो दवाई जो है वो आती है यूरिन के अंदर, और उस वजह से यूरिन का रंग भी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे दोस्तों फिनोथाइजिन थेरेपी देते हैं, फिनोथाइजिन थेरेपी कब देते हैं दोस्तों, जब फिनोथाइजिन जो है वो एक एंटी हेलमिंथिक है, ये जो है वो पेट के कीड़े मारने की जो दवाई होती है उसके अंदर यूज की जाती है। तो दोस्तों जब ये यूज की जाती है तो उस दौरान जब पशु इसको खाता है या इंजेक्ट की जाती है पशु के शरीर में, तो वो ब्लड में पहुंचती है, और ब्लड से के द्वारा कहाँ पहुंचती है, मूत्र में, और इसका रंग ही कैसा होता है, लाल। तो मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। तो ऐसी दवाइयां जिनके अंदर कलर होता है, तो वो कलर किस में आता है दोस्तों, वो मूत्र में आता है। जैसे अपन कोई दवाई लेते हैं तो उसके बाइंडिंग के अंदर, उसको कलर देने के अंदर कुछ कलर यूज किए जाते हैं, एडेबल कलर यूज किए जाते हैं। जब अपन दवाई को निगल लेते हैं उसके साथ साथ वो जो कलर दवाई के ऊपर रखा हुआ है या जो चिपका हुआ है, वो कलर जो है वो किस में आता है, पेशाब में आता है। ड्रग एंड डाइज, डाई का मतलब होता है कलर, तो फिनोथाइजिन क्या है, एक प्रकार की डाई है, तो उसका कलर किसके अंदर आएगा दोस्तों, ब्लड में। और इसका रंग कैसा होता है, फिनोथाइजिन का रंग लाल होता है, तो इसी वजह से मूत्र का रंग भी कैसा देखने को मिलेगा, लाल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये क्या बता रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। या फिर सामान्य रूप से भी देखने को मिलता है, कब, जब कोई ऐसी दवाई दी जाती है जिसका रंग लाल हो, तब भी देखने को मिल सकता है, या फिर वो किसी प्रॉब्लम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जैसे
यदि आरबीसी कहीं पर यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई घाव हुआ है या फिर आरबीसी ब्रस्ट हो रही हैं तो उस दौरान मूत्र का रंग लाल देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट ब्राउनिश, ब्राउन या भूरा, भूरा रंग, भूरा रंग या काला भूरा रंग, भूरा काला, भूरा काला रंग या बोले कॉफी का जैसा रंग, ये कब देखने को मिलता है दोस्तों? मायोग्लोबिन यूरिया के अंदर देखने को मिलता है या एजोटूरिया के अंदर देखने को मिलता है। मायोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है दोस्तों मायोग्लोबिन अगर यूरिन में आए तो ये कब किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों? घोड़ों के अंदर जो एजोटूरिया की बीमारी है उस दौरान घोड़ों में देखने को मिलता है। कब? जब घोड़े को मंडे को सोमवार को दौड़ाया जाता है। कब दौड़ाया जाता है? सोमवार को दौड़ाया जाता है। और एक दिन का रेस्ट देके, एक दिन का रेस्ट दे करके, अर्थात एक दिन का आराम दे करके जब सोमवार को दौड़ाया जाता है या संडे को आराम दिया और मंडे को दौड़ा दिया तो उस दौरान क्या होती है दोस्तों? इसको बोलते हैं मंडे मॉर्निंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? मंडे मॉर्निंग सिकनेस। इसको बोला जाता है दोस्तों मंडे मॉर्निंग सिकनेस। अर्थात संडे को पशु को खिलाया पिलाया और रेस्ट करवाया और मंडे को अचानक से दौड़ा दिया तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान पशु के जो मसल्स होती हैं उन मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है। मसल्स के अंदर पाया जाने वाला एक वर्णक है मायोग्लोबिन। तो ये वर्णक जो है ये डिके होना शुरू हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है और ब्लड में आना शुरू हो जाता है। ब्लड के द्वारा ये यूरिन में जाना शुरू हो जाता है तो उस दौरान जो हॉर्स है वो जल्दी थकान महसूस करता है, सिकनेस महसूस करता है दौड़ते समय। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों? मायोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। और मायोग्लोबिन यूरिया के अंदर रंग कैसा होता है? कॉफी कलर का या ब्राउनिश ब्लैक कलर का मूत्र के अंदर रंग देखने को मिलता है जो हमें ये बताता है कि पशु के मायोग्लोबिन यूरिया हो रखा है दोस्तों। नेक्स्ट ग्रीन कब देखने को मिलता है? हरा रंग कब देखने को मिलता है? हरा रंग दोस्तों ये दवाई देने के अंदर एक्रिफ्लेमिन जो दवाई देते हैं उस दवाई का या डाई, ये क्या एक डाई है। डाई का मतलब होता है रंग है। डाई का मतलब क्या है? ये एक रंग है। तो जब एक्रिफ्लेविंग थेरेपी देते हैं कुछ डाइज होती हैं ये एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती हैं दोस्तों। तो इन डाइज का यूज करते हैं अपन एंटीबायोटिक के रूप में किसी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। तो अगर एक्रिफ्लेविन का यूज किया है अपन ने दवाई में तो उस दौरान एक्रिफ्लेविन क्या है? एक रंग ही तो है और वो रंग किस में आएगा? पेशाब में। तो उस दौरान एक्रिफ्लेविन की वजह से कैसा रंग आता है? ग्रीन। तो ग्रीन रंग अगर आ रहा है तो अपन ने वो दवाई दी है तो कोई बात नहीं क्योंकि वो पेशाब में ही आएगी। और अगर ये किस तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि एक्रिफ्लेविन अगर थेरेपी दी है तो उस दौरान सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा? ग्रीन, ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। जो कोई दिक्कत शो नहीं कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि आपने जो दवाई दी है वही यूरिन में आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों प्रॉब्लम की तो पहला जो अपना अफेक्शन है वो है दोस्तों बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है दोस्तों? किडनी, किडनी और पाइलोरस भाग, उसके बाद ये खुलती है दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर खुलता है दोस्तों यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से मूत्र बाहर निकल जाता है। अर्थात ये मूत्र का रूट है। ये क्या है? मूत्र का रूट है दोस्तों। तो मूत्र के रूट में अर्थात किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर या यूरेटर के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर कहीं भी कोई सूजन होता है तो उसे बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर ये गाय भैंस भेड़ बकरी या बोवाइन फैमिली के अंदर देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस। तो दोस्तों ये क्या होता है? मूत्राशय के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर या वृक्क के अंदर कोई सूजन होती है तो उसे बोलते हैं दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है दोस्तों? पाइलोनेफ्राइटिस बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ये सामान्यतः किन में देखने को मिलता है दोस्तों? ये सामान्यतः गायों में देखने को मिलता है और बीकानेर क्षेत्र के जो ऊंट हैं उन ऊंटों में देखने को मिलता है और उनमें भी किसमें? नर ऊंट में। किसमें? नर में देखने को मिलता है। नरों में सामान्य देखने को मिलता है पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे रीजन है बीकानेर क्षेत्र के अंदर क्या है जो पानी है उस पानी के अंदर साल्ट्स की मात्रा बहुत अधिक है और वो साल्ट्स जो हैं अगर क्योंकि ऊंट रेगिस्तान के अंदर रहता है और वहां पर उसको 2-3 दिन तक अगर पानी नहीं मिले या कम पानी मिले तो उसके शरीर में डिहाइड्रेशन रहता है
उस दौरान क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने की वजह से यूरिनरी कैलिकुलाई फॉर्मेशन होती है। यूरिनरी कैलिकुलाई फॉर्मेशन होने के कारण यूरिन यूरिन की जो यूरिनरी कैलिकुलाई जो बनती है उनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या होता है, घाव होते हैं और सूजन आती है, और उस सूजन के साथ साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है, और वो इन्फेक्शन फिर आगे ट्रेवल कर जाता है किधर, जैसे घाव इस जगह पे यूरिनरी कैलिकुलाई है, इस वजह से यहाँ पर नीडस फॉर्मेशन होता है। नीडस का मतलब होता है कोई घाव होना, लगातार बार बार घाव होना, और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक घाव हुआ तो यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों, ऊपर की तरफ रन करना शुरू कर देता है, किडनी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है दोस्तों, संक्रमण के कारण सूजन आती है। इस पूरे पूरे सिस्टम के अंदर जो सूजन आ जाती है, उस सिस्टम उस सिस्टम उस सूजन को ही क्या बोल देते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। क्योंकि किडनी का ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं पाइलोरस और किडनी। तो किडनी और उसके पाइलोरस भाग या यूरिनरी ट्रैक या मूत्र मार्ग मूत्राशय में अंदर कोई भी सूजन होती है तो उसे बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। अब इसके बात करेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो कारणों के अंदर बात करें, पहला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोराइनी बैक्टीरियम रीनेल। रीनल वर्ड यूज किया जाता है किडनी से, किडनी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, रीनल वर्ड यूज किया जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया होगा, रीनेल होगा। अगर किडनी से संबंधित बीमारी है तो कौन सा बैक्टीरिया आएगा, रीनेल। कौन सा, कोराइनी बैक्टीरियम रीनेल। ये बैक्टीरिया जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस होता है दोस्तों। कैसे फैलता है, संक्रामक सांड, अगर किसी सांड के अंदर संक्रमण हो रखा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक में, जैसे बेबेसियस थैलेरियोसिस, जैसे ब्रुसेलोसिस, सॉरी ब्रुसेलोसिस की बीमारी है, तो वो कोइटस के द्वारा या जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान, जब शारीरिक संबंध बनते हैं गाय गाय का सांड के साथ, तो उस दौरान सांड से इन्फेक्शन किस में चला जाता है, गाय में, या गाय का इन्फेक्शन चला जाता है सांड में। तो कोइटस के द्वारा या मैथुन के द्वारा फैलता है दोस्तों। किसके द्वारा फैलता है ये, मैथुन के द्वारा फैलता है गाय भैंसों में। या मिट्टी और गोबर का योनि मार्ग द्वारा, अगर फीमेल है, फीमेल के जो गोबर किया वो गोबर जो है, क्योंकि ऊपर तो रेक्टम होता है और नीचे वेजाइना होती है, तो रेक्टम से गोबर गिरा और गोबर जो है वो वेजाइना के अंदर रह गया, और डेली उनको कोई नहलाता नहीं है, नहलाता नहीं, तो वो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु अंदर ट्रेवल कर जाते हैं दोस्तों, उस वजह से हो सकता है। या फिर कृत्रिम गर्भाधान के दौरान एआई करने और एआई इक्विपमेंट जो है वो स्टरलाइज ही नहीं है, उनके ऊपर बैक्टीरिया है, अपन ने इंसर्ट कर दिया उसको वेजाइना के द्वारा सर्विक्स में और यूट्रस में, और एआई तो करिए है, परंतु साथ साथ में वो जो जीवाणु थे उन जीवाणु को अपन उस ट्रैक में पहुंचा दिया अपन ने। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान भी संक्रमण होने की संभावनाएं होती हैं दोस्तों, इसीलिए स्टरलाइज इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, पेट में दर्द होगा, क्योंकि किडनी किस में उपस्थित होती है, उदर गुहा में स्थित होती है। तो अगर उदर गुहा के अंदर कोई भी पेन होता है तो उसे बोला जाता है कोलिक। कोलिक दो प्रकार का होता है दोस्तों, ट्रू कोलिक और फॉल्स कोलिक। अगर जीआईटी से संबंधित कोलिक होता है तो उसे बोलते हैं ट्रू कोलिक, और अगर जीआईटी के अलावा अन्य अंगों में कोई दर्द हो रहा है, जैसे किडनी में, लीवर में, तो उस उन दर्द को बोला जाता है दोस्तों फॉल्स कोलिक। तो रीनल कोलिक, रीनल किडनी के अंदर हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो उस पेट दर्द को क्या बोला जाता है, रीनल कोलिक बोला जाता है, किडनी से संबंधित पेट दर्द। ये कौन सा है, वृक्क से संबंधित पेट दर्द, वृक्क से संबंधित पेट दर्द को क्या बोला जाता है, रीनल कोलिक बोला जाता है दोस्तों। तो वृक्क से संबंधित जो पेट दर्द होता है उसे बोला जाता है रीनल कोलिक। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, या तो पशु बार बार यूरिन करेगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन करेगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन और बार बार, मतलब कम मात्रा में यूरिन करेगा पशु और बार बार यूरिन करेगा। यूरिन का कलर जो है वो दोस्तों, यूरिन के साथ या तो मवाद आएगी, या यूरिन धुंधला हो जाएगा, या इसका लाल रंग देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेट करता है, लाल रंग कब देखने को मिलता है दोस्तों को, हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमेचुरिया के अंदर। धुंधला कवन कब देखने को मिलेगा, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, मवाद साथ में आती है, और मवाद की वजह से मूत्र के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने दही घोल दिया हो, ऐसे चिथड़े चिथड़े से आते हैं, धुंधला हो जाता है। या मवाद आए तो या तो पायूरिया देखने को मिलेगा, या विस्कोसिटी देखने को मिलेगी, टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, टर्बिडिटी।
टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। जैसे टर्बिडिटी का मतलब होता है जैसे पानी के अंदर एक दो बूंद दही की डाल करके उसको हिला लें तो कैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्बिड। या फिर लाल रंग देखने को मिलेगा। लाल रंग किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? एक तो हीमेचूरिया के अंदर, और दूसरा हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर, या फिर फिनोथायाजिन थेरेपी दी हो तो फिनोथायाजिन थेरेपी। तो इन तीन चीजों के अंदर लाल रंग देखने को मिलता है। तो ये तो एबनॉर्मेलिटी है, और ये एक सामान्य बात है, क्योंकि फिनोथायाजिन लाल रंग की होती है, इसलिए वो दवाई जो है उसका रंग ही लाल है, इसलिए वो मूत्र का रंग भी लाल कर देती है। तो ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन ये दोनों क्या बता रही हैं? एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता को शो करती हैं दोस्तों, एबनॉर्मेलिटी को शो करते हैं। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? बार बार कम मात्रा में पेशाब करेगा, अर्थात पोलीयूरिया होगा। बार बार पेशाब करने की कोशिश कर रहा है पशु, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहा है, इसका मतलब मूत्र मार्ग में कोई दिक्कत है दोस्तों। दूसरा डिसयूरिया, पेशाब करते टाइम पशु को बहुत ज्यादा दर्द होगा। पशु बार बार अपनी कमर को नीचा कर करके और पेशाब करने की कोशिश करेगा, अपनी कमर को झुकाए रखेगा कई देर तक, और आवाज निकालेगा, ग्रंटिंग साउंड करेगा, या फिर पो पो करेगी, बकरी होगी तो वो क्या करेगी दोस्तों? वो ये शो कर रही है कि उसे दर्द हो रहा है। दर्द किस वजह से हो रहा है? जितना पेशाब निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पा रहा, रुकावट आ रखी है मूत्र मार्ग में। तो उस वजह से क्या होगा दोस्तों? पेशाब करते समय दर्द होगा, पशु जो है वो चिल्लाएगा, पशु आवाज करेगा। पशु पीड़ादायक आवाज करता है, पीड़ादायक आवाज करता है दोस्तों। जैसे बकरी है, वो बकरी पेशाब करते टाइम अपनी कमर नीचे झुका लेती है और पेशाब करती है और पो पो करती है कई देर तक। तो वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? कि मूत्र मार्ग में कोई ना कोई दिक्कत है, या क्या हो रखा है? पाइलोनेफ्राइटिस हो रखा है। या लंबे समय तक पेशाब करने की स्थिति में खड़े रहना, यानी कि आर्कड बैक कंडीशन। जो पिछवाड़ा होता है वो पिछवाड़ा यूं झुका करके रखती है, और इसको बोलते हैं आर्कड बैक कंडीशन। जो पीछे की पीठ जो होती है पशु की, वो पीठ पशु जो है वो नीचे कर लेता है, इसे आर्कड बैक कंडीशन बोलते हैं। तो लंबे समय तक पशु इसी स्थिति में बना रहता है, बार बार कोशिश करता है पेशाब करने की, परंतु पेशाब आता नहीं है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। या एन्यूरिया देखने को मिले, यानी कि पेशाब ही रुक जाए, एन्यूरिया देखने को मिले, तो ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? एल्बुमिन यूरिया देखने को मिलेगा, मायोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलेगा, क्रिस्टल यूरिया देखने को मिलेगा। वो जो चीजें अपन आगे पहले पढ़ के आए हैं वो सब चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। इसके अलावा पशु लगातार कमजोर होता जाएगा, अर्थात वो पानी कम पिएगा। पानी कम क्यों पिएगा? क्योंकि पानी ज्यादा पिएगा तो ज्यादा पेशाब लगेगा, और पेशाब निकल नहीं पा रहा, इसलिए पशु पानी नहीं पीता है। पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो पशु कमजोर हो जाएगा। तो पशु कमजोर किस वजह से हो रहा है? निर्जलीकरण की वजह से हो रहा है, पानी नहीं पी रहा। पशु खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब खाना नहीं निकल रहा, अर्थात अगर डेफिकेशन गोबर नहीं निकलेगा तो पशु खाएगा नहीं, और अगर पेशाब नहीं निकलेगा तो पशु पिएगा नहीं। तो पानी नहीं पिएगा क्योंकि पेशाब में दिक्कत है। कैसे पता लगाएं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं एब्डोमेन की, या पेट की उधर गुहा की क्या सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी द्वारा पता लगा सकते हैं। सोनोग्राफी जब करते हैं तो किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स सोनोग्राफी में आ जाते हैं, तो उससे पता लगा सकते हैं। यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स आ रही हैं, या प्रोटीन आ रहा है, या रक्त की पीएच चेक कर सकते हैं, सामान्य पीएच है या पीएच में चेंज आया है। रंग देख सकते हैं यूरिन का, जैसे पशु यूरिन करता है तो उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर के देखते हैं कलर कैसा है। अगर कलर अलग अलग कंडीशन में कलर अलग अलग होता है, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, लाल लाल दिख रहा है कि गहरा पीला दिख रहा है कि ग्रीन दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है, कॉफी कलर का दिख रहा है, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा पीएच चेक करते हैं पीएच मीटर के द्वारा। एक कागज आता है, उस कागज के ऊपर एक दो बूंद डालते हैं, उसके बाद उस कागज को सुखाते हैं और उसका कलर चेंज होता है। उस कलर चेंज को अपन उस कागज के साथ जो पट्टी आती है उस पट्टी में मिला करके देखते हैं कि एसिडिक आ रही है या बेसिक आ रही है। तो उस चीज से अपन क्या चेक कर सकते हैं? इसकी पीएच चेक कर सकते हैं कि भाई 7-8 के बीच में आ रही है, 8 से 9 के बीच में आ रही है, किधर शिफ्ट हो रहा है। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि भाई जो अपन ने यूरिन कलेक्ट किया उस यूरिन के अंदर कोई धब्बे धब्बे जैसी चीजें तो नहीं है, धुंधला तो नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी सुगंध चेक कर सकते हैं, अडर चेंज कर सकते हैं
कैसी गंध आ रही है। कीटोन बॉडी जब आती है तो उसके अंदर दोस्तों स्वीटेस्ट फ्रूट लाइक ऑर्डर आती है, यानी कि कोई फल खाते हैं तो फल के जैसी सुगंध आती है दौरान। मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पेशाब के अंदर क्या आ रही है, कीटोन बॉडीज आ रही हैं। तो कीटोन बॉडीज के अंदर कैसी गंध आती है, कीटोसिस के अंदर स्वीट फ्रूट लाइक स्वीट फ्रूट लाइक स्मेल आती है। तो ये किसको बताती है दोस्तों, कीटोसिस को बताती है। तो कलर से भी अपन पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी हो रही है। इसके अलावा बैक्टीरियल स्टेनिंग, इसके अलावा क्या करते हैं अपन दोस्तों, जो यूरिन अपन ने कलेक्ट किया उसको ड्रॉपर के माध्यम से एक स्लाइड के ऊपर, फ्रेश स्लाइड के ऊपर डालते हैं, उसका स्मेयर बनाते हैं और उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि भाई किस प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके लिए अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं। कौन सी स्टेनिंग यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए ग्राम स्टेन यूज करते हैं। ग्राम स्टेन से अपने को पता चल जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पता चल जाता है। इसी के अनुसार अपन दवाई भी दे सकते हैं। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई जो होती है वो पॉजिटिव पे काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, यानी कि ये सेल वॉल करती है। तो अपन इससे दो चीजें अपने को पता चलती है, पहले तो ये पता चल जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अथवा नहीं है, दूसरा है तो कौन सा टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस हिसाब से अपन दवाई उठा सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए दवाई पिक कर सकते हैं। तो दो चीजों का फायदा होता है। इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर ब्लड के अंदर अपन क्या करते हैं, डीएलसी क्या करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो ल्यूकोसाइट होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, एसिडोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, उनकी संख्या में क्या चेंज आया है, कौन सी बढ़ी है कौन सी कम हुई है। जैसे दोस्तों लिम्फोसाइट बढ़ती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और वायरल इन्फेक्शन में, जबकि न्यूट्रोफिल बढ़ती हैं दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ रही हैं या लिम्फोसाइट्स बढ़ रही हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो उससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हो किस वजह से रहा है, बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई एलर्जी है। अगर एलर्जी होती है तो ईओसिनोफिल बढ़ती हैं। तो उससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, पहला तो सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी के अंदर जो पथरी होगी वो पथरी स्पष्ट नजर आ जाएगी। दूसरा यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं, पहले उसका रंग देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, स्मेल देखते हैं कैसी स्मेल आ रही है। अगर अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है, यूरिया जैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यूरिन की नॉर्मल स्मेल कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ अलग प्रकार की गंध देखने को मिल रही है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी विशिष्ट प्रकार की बीमारी का। जैसे कीटोसिस के अंदर कैसी गंध आती है, स्वीट, मीठी मीठी, फ्रूट के जैसी या फल के जैसी स्मेल आती है। इसके अलावा देखें दोस्तों ट्रीटमेंट के अंदर, अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, नसेड्स यूज नहीं करते दोस्तों। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि नसेड जो होते हैं वो किडनी को डैमेज करती हैं। यदि किडनी के अंदर यूरिन का फ्लो सही नहीं है, यूरिन का क्या सही नहीं है, फ्लो सही नहीं, तो जो दवाई अपन देते हैं जैसे पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, यूरिन, किडनी के अंदर या यूरिन के अंदर जलन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से किडनी और ज्यादा डैमेज होती है। तो इसलिए क्या यूज नहीं करते, तो किडनी डैमेज होती है इसीलिए यूज नहीं करते। जैसे पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, आइबुप्रोफेन, ये चीजें यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ये होती है नॉन स्टेरॉइड इंफ्लेमेटरी ड्रग, होते हैं स्टेरॉइड, जैसे डेक्सोना, जैसे दोस्तों डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, आइसोफ्लूड, ये दवाइयां जो होती हैं दोस्तों क्या होती हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड होते हैं, ये यूज करते हैं। ये तीन प्रकार का काम करती हैं। पहला तो ये शोक की कंडीशन जो होती है उससे बाहर निकालती हैं। दूसरा ये इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करती हैं। और तीसरा इनका काम है ये एंटी एलर्जिक भी होती हैं दोस्तों। तो ये तीन काम करती हैं, इसलिए जो काम ये नहीं करती उससे भी ज्यादा यूजफुल ये है, इसलिए ये यूज करनी चाहिए। ये क्या करती हैं, ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, जलन करते हैं, जबकि ये क्या है, हार्मोन लाइक सब्सटेंस है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके दौरान बैक्टीरियल एग्जामिनेशन होगा यूरिन का और स्टेनिंग होगी। स्टेनिंग से अपने आइडिया लगेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ट्रैक में है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अपन पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयां लेंगे, अगर नेगेटिव है तो अपन जेंटामाइसिन लेंगे। जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन किस में लेंगे दोस्तों, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर लेंगे, ग्राम पॉजिटिव यदि बैक्टीरिया है तो उस दौरान पेनिसिलिन यूज करेंगे। जेंटामाइसिन कब यूज करेंगे, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यदि है तो क्या यूज करेंगे, जेंटामाइसिन यूज करेंगे। अगर पता नहीं है तो अपन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, डीसीआर यूज कर सकते हैं। और यूज कर सकते हैं, डीसीआर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूरिनरी एंटीसेप्टिक दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो अपन खा लें और यूरिन में जाएं और यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो बैक्टीरिया उनको नष्ट कर दें, वहां पे सेप्सिस जो रखा है उसे एसेप्सिस में बदल दें। तो ऐसी दवाइयां देते हैं, जैसे जो ये दवाइयां पाउडर में भी आती हैं, बोलस में भी आती हैं और इंजेक्शन में भी आती हैं। जैसे दोस्तों मेथानामीन, या इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है मेंडेलामीन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन या फ्यूरेंटाडीन, ये इनका ट्रेड नेम है दोस्तों। तो ये दवाइयां मार्केट में मिलती हैं, ये दवाइयां दे सकते हैं। ये क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक हैं, यानी कि मूत्र मार्ग को साफ करने वाली, मूत्र मार्ग के अंदर इन्फेक्शन को नष्ट करने वाली दवाइयां हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों चेंज इन पीएच ऑफ यूरिन। जैसे दोस्तों यदि एस्केलोसिस हो रखा है, यदि इस पशु के शरीर के अंदर ब्लड के अंदर क्षार की मात्रा बढ़ रखी है तो अपन क्या देंगे दोस्तों, एसिड देंगे। तो उस दौरान क्या यूज करते हैं, सोडियम एसिड फॉस्फेट या सोडा फास, या जो यूरिमीन के नाम से इंजेक्शन आता है वो यूज करते हैं। या पाउडर सोडा फास दे सकते हैं 5 से 10 ml। आईएम देते हैं दोस्तों, कैसे देते हैं, आईएम, लार्ज एनिमल के अंदर आईएम देते हैं। या 30 ग्राम देते हैं ओरली, और 2 से 3 ml देते हैं स्मॉल एनिमल के अंदर। और 30 ग्राम को मिक्स करते हैं नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर और स्लो आईवी, धीरे धीरे स्लो आईवी देते हैं। ये किस कंडीशन में देंगे, यदि पीएच कैसी है, क्षारीय है। यदि पीएच क्षारीय हो रखी है, अत्यधिक क्षारीय हो रखी है, तब ये यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब पीएच क्षारीय हो रखी होगी तब सोडियम एसिड फास्फेट यूज करेंगे। इसके अलावा इसको यूज कब नहीं करेंगे, जब एन यूरिया हो या यूरिनरी कैलिकुलाई हो, जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर पथरी बन रखी हो, उस वजह से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन एसिड देंगे की वजह से जलन होगी, और यदि जलन होगी तो उससे सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ेगी, इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए नहीं देंगे दोस्तों। इसके अलावा क्या यूज करेंगे, विटामिन सी थेरेपी देंगे। विटामिन सी क्या होता है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, अर्थात ये शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से रोकता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसलिए दोस्तों अपन क्या देंगे, विटामिन सी का इंजेक्शन लगाएंगे, जो किस नाम से आता है, अल्ट्रावेट सी के नाम से आता है। तो 10 ml दे सकते हैं बड़े पशुओं में और 2 ml देते हैं छोटे पशुओं में। आईएम देते हैं दोस्तों, कैसे देते हैं, आईएम रूट से देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आगे की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।